हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मानोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के एक चैप्टर के बारे में, दैट इज योर पोसोलॉजी एंड इट इज अ चैप्टर ऑफ योर फार्मास्यूटिक्स 1। सो विल बी बेसिकली मिक्सिंग अप आवर लैंग्वेज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको आसानी से समझ में आए। सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर इंट्रोडक्शन। सो पोसोलॉजी जो टर्म है उसका ओरिजिन है आपका ग्रीक वर्ड से, एंड इसमें दो शब्दों का मिश्रण है, योर पोसोस एंड लोगोस। पोसोस का मतलब है हाउ मच एंड लोगोस का मतलब है साइंस, यानी द साइंस बिहाइंड द कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ योर मेडिकेशन जो कि एक पेशेंट को देना पड़ेगा ताकि हमें मिले थेराप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब थेराप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? थेराप्यूटिक अब ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पेशेंट को बुखार है तो उसको आप क्या देते हैं? पैरासीटामोल देते हैं। तो पैरासीटामोल देने के बाद उसका बुखार कम जाता है। ये जो मेडिकेशन का असर है बुखार कमना, दैट इफेक्ट इज नोन एज योर फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक इफेक्ट इन वेरी सिंपल टर्म्स। सो जो पोसोलॉजी होता है उसको डिटरमाइन करता है बहुत सारा फैक्टर्स। सो इसको स्टडी करने के लिए हमें इन सब फैक्टर्स को जानना पड़ेगा ताकि हम लोग डोज को अच्छे से डिफाइन या कैलकुलेट कर पाए। The first one is your age, then your sex, body weight, emotional factors, tachyphylaxis, environmental factors, followed by your route of administration, your time of administration, the presence of diseases, accumulation, tolerance, idiosyncrasy, drug interaction, and of course metabolic disturbances. Let us discuss one by one. Coming to the first one, age. सो उम्र के साथ जैसे आप देख सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ हमारा जो ड्रग के साथ फार्माकोकाइनेटिक्स होता है वो चेंज होता रहता है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो एक ड्रग जब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं किसी एक सब्जेक्ट या पेशेंट को, तो उसके बाद उस ड्रग के साथ क्या होता है बॉडी के द्वारा, तो उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। आपको इसके साथ और एक जुड़ा हुआ शब्द मिलेगा जो कि फार्माकोडायनेमिक्स है। एंड फार्माकोडायनेमिक्स इज बेसिकली ड्रग बॉडी के ऊपर क्या असर करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या असर होता है, एंड डायनामिक इज द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। सो इसके अंदर आपका आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। सो ये सारे पैरामीटर्स आपका चेंज होता रहता है विद एज। अभी जैसे बच्चे का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होगा क्योंकि इतना वेल डेवलप नहीं होता है, जिसके वजह से आपका बच्चे या बूढ़े में भी सेम चीज़ है, उनका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। सो इन चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पेशेंट आपका जो ड्रग अमाउंट दिया जाता है वो कम अमाउंट में देना पड़ता है। आपने देखा होगा बचपन में कि पेरेंट्स हमें फुल टैबलेट नहीं देते जो कि मार्केट में मिलता है, उसका तोड़ के थोड़ा सा अमाउंट देते। सो उसके पीछे लॉजिक जो है दैट इज बेसिकली कि एक पेशेंट को उसके साइज के हिसाब से या उम्र के हिसाब से उसका डोज चेंज होता है। एंड क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उसकी वजह से एक्सक्रीशन भी स्लो होगा। एंड इन सब प्रोसेस के वजह से अगर सेम अमाउंट ऑफ मेडिकेशन आप जो एडल्ट को दे रहे हो, जो आपके पापा खा रहे हैं एंड आप भी खा रहे हो, अगर सेम अमाउंट देंगे, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या एडल्ट जो बोलते हैं उनका एक्सक्रीशन फास्ट हो रहा है जिसके वजह से उनको नेक्स्ट डोज चाहिए होता है। लेकिन हमारे केस में जो बच्चे होते हैं उनके केस में आपका एलिमिनेशन सही से इतना फास्ट नहीं होता है जितना कि आपका एडल्ट के केस में हो रहा है, जिस वजह से आपका बॉडी में एक्यूमुलेशन होने का चांसेस होगा जिसके वजह से टॉक्सिसिटी हो सकता है बाद में। सो इसका एग्जांपल वही सेम चीज़ है, पेडियाट्रिक पेशेंट यानी बच्चों में आपका लोअर डोजेस चाहिए होता है, एंटीबायोटिक हो, पैरासीटामोल हो या कोई पेन किलर देना हो, तो वी जनरली गिव लेस अमाउंट। कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज योर सेक्स। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जेंडर। सो आपका जो वुमेन होता है या वुमेन का जो रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स ड्रग, इन सम केसेस इट हैज बीन सीन दैट इट इज डिफरेंट टू मेल। दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट हमारा जो बॉडी का हार्मोनल बिल्डअप होता है वो डिफरेंट होता है, या बायोकेमिकल जो सेटअप है हमारा डिफरेंट रहता है कंपेयर टू योर वुमेन। और भी कुछ केसेस है जैसे आपका मेंस्ट्रुएशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन हो गया। सो इन सब स्पेशल केसेस में जब प्रेस्क्राइब करना हो मेडिकेशन, तो उन सब केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर रहे हो उसका कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अगर एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है who is lactating, okay, so in such cases if the mom is not feeling well, अगर मम्मी बुखार है या फिर उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन केसेस में आप जैसे ड्रग हो गया मॉर्फिन, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग या फिर टेट्रासाइक्लिन जैसे ड्रग्स आप मॉम को नहीं देते हो जो बच्चों को फीड कर रहा होता है, ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज वो सारे ड्रग्स आपका मिल्क के जरिए एक्सक्रीट होता है एंड बच्चे में जा सकता है, जिसके वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है। So in such cases, as a prescriber, you have to take care that you should avoid such kind of medication. Go for an alternative medication which will have the similar effect but will not be excreted through milk. या फिर आप डोज वेरी कर सकते हैं ताकि बच्चे को हानि ना पहुंचे।
कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज योर बॉडी वेट। चलो इसको, ये काफ़ी सिंपल चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका खली, अपने हम सब ने देखा है द ग्रेट खली, राइट, एंड उनके साथ है रे मिस्ट्रो, यू हैव सीन प्रोबेबली इन WWE, वेरी पॉपुलर। सो अभी इसको ऐसे समझते, जितना खाना खली को चाहिए होगा उसका पेट भरने के लिए, उससे काफ़ी कम खाना चाहिए होगा रे मिस्ट्रो को या फिर किसी एक बच्चे को, राइट। सो उसी प्रकार से किसी एक सिमिलर कंडीशन ऑफ डिजीजेस, सपोज दैट खली को एंड रे मिस्ट्रो को दोनों को एक सेम डिजीज है, सो जो मेडिकेशन चाहिए होगा खली के ट्रीटमेंट के लिए वो ज़्यादा चाहिए होगा कंपेयर टू योर रे मिस्ट्रो। सो दैट इज बेसिकली योर द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी वेट इन डोज कैलकुलेशन। सो आपका जो जितना भी आपका फार्माकोपिया या ऑफिशियल बुक होता है उसमें आपका एवरेज डोज या तो mg पर kg बॉडी वेट में दिया होता है या फिर मोस्टली आपका सिंगल डोज फॉर एडल्ट दिया होता है। जैसे आपका मार्केट में जितना भी प्रोडक्ट मिलेगा ज़्यादातर आपका सिंगल डोज फॉर एडल्ट के हिसाब से दिया जाता है। सो अभी बच्चों का डोज कैसे, तो वो वाला जो डोज दिया हुआ होता है, वी कैन नॉट प्रेस्क्राइब दैट डायरेक्टली टू एन ओबेस पेशेंट, टू अ चिल्ड्रन और टू अ malnourished पेशेंट। व्हाई? बिकॉज देयर इज differences in their body weight. So in such cases we have to use various formula for calculation that we will be discussing in subsequent videos. So basically we have to calculate based on the body weight before giving a medication. So coming to another important one, that is your route of administration. Route of administration मतलब जिस रास्ते से हम medication किसी एक patient को देते हैं। तो जैसे अगर हम लोग कोई टैबलेट ले रहे हैं, दैट इज योर ओरल रूट, इंजेक्शन दे रहे हैं, देन दैट इज योर आईवी रूट। सो जितना भी रूट है सबका अलग अलग बायो अवेलेबिलिटी होता है। जैसे मान लीजिए आईवी, इंट्रावेनस रूट। अभी अच्छा, बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी ऐसे समझ सकते हैं, हम जब भी कोई एक मेडिकेशन पेशेंट को देते हैं तो वो जितना हमने दिया वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है फॉर द थेराप्यूटिक इफेक्ट। सो क्या होता है, आपने जितना मेडिकेशन दिया उसका कितना प्रतिशत उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है, दैट अमाउंट इज नोन एज योर बायो अवेलेबिलिटी, एंड वो हर रूट के लिए अलग होता है। एंड इन केस ऑफ योर आईवी, दैट इज योर इंट्रावेनस रूट, जिसमें हम लोग इंजेक्शन देते हैं वेन्स में, उस केस में आपका बायो अवेलेबिलिटी 100% माना जाता है। सो अगर वही सेम डिजीज के लिए आप कोई मेडिकेशन दे रहे हो जो कि ओरल रूट से दे रहे हो, सो इट विल ऑफ कोर्स वेरी फ्रॉम योर आईवी रूट। अगर आईवी रूट में आप 100 mg दे रहे हो, देन यू हैव टू कैलकुलेट आपका ओरल रूट पे कितना वेस्टेज होगा, एंड उस वेस्टेज के हिसाब से यू हैव टू एड अप द क्वांटिटी। सो इन सिंपल टर्म्स इफ आई से द अमाउंट दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर ओरल रूट वो आईवी रूट से थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, सिमिलरली दिस इज द पैटर्न ऑफ योर बायो अवेलेबिलिटी। आईवी रूट में आपका बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहता है, आईएम में उससे थोड़ा कम रहता है, एंड ओरल में उससे थोड़ा कम रहता है, एंड टॉपिकल में और कम रहता है। सो ये जो आपका दिया हुआ है दैट इज बेसिकली योर कितना अमाउंट चाहिए होगा। आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइए। अगर इसमें ज़्यादा बायो अवेलेबल है मतलब अमाउंट कम चाहिए होगा, इसमें कम चाहिए होगा, इससे ज़्यादा चाहिए होगा, एंड ओरल में आईएम से ज़्यादा चाहिए होगा, एंड टॉपिकल में ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा। टॉपिकल मतलब आपका जो स्किन या ट्रांसडर्मल सर्फेसिस पे दिया जाता है, जैसे आपका ऑइंटमेंट हो गया या फिर पैचेस हो गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस। ओके, सो बेसिकली योर आईवी डोज जो अभी मैंने बताया था, इसमें डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ब्लड में, जिसके वजह से आईवी डोज आपका कम चाहिए होता है। इफेक्टिविटी ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन ऑफ कोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस टाइम पे मेडिकेशन दे रहे हो वो भी एक फैक्टर है इन पोस्टोलॉजी। सो द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टोमक, आप जब आपके पेट में जब स्टोमक में फूड रहता है सो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज डिलेड, मतलब स्लो होता है। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि आपका जब एम्प्टी स्टोमक होता है आपका रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत सारे मेडिकेशन जो है हम लोग डे टू डे यूज़ करते फॉर वेरियस एलिमेंट्स, उसमें हम लोग खाने के बाद ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कुछ केसेस है जैसे आपका गैस्ट्रिक का टैबलेट हो गया, वो सब आप खाने से पहले यूज़ करते हो, बट वेरी फ्यू मेडिकेशंस आर देयर विच आर यूज्ड बिफोर द मील, राइट। सो उसका मेन रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर इरिटेटिंग ड्रग्स, जिसके वजह से आपका खाली पेट में मतलब खाली पेट में कंज्यूम करना वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। फॉर दैट पर्पज, टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इरिटेशन, वी जनरली प्रेफर आफ्टर मील। Some examples are your iron, arsenic, cod liver oil. These are the drugs which should be given after meal. Coming to the next one, that is your environmental factors.
सो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वन फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस डोज कैलकुलेशन. सो अभी जैसे daylight is stimulating and they enhance the effect of stimulating drug while diminishing the effect of hypnotics. इस कहने का मतलब है अगर दिन में आप कोई हिप्नोटिक ड्रग देते हो उसका असर कम रहता है, लेकिन आप वही ड्रग अगर रात को दोगे तो उसका असर ज़्यादा रहता है. Barbiturates required in less dose at night for sleep and more at daytime, the same thing. Alcohol is better tolerated in cooler environment than summer. So environmental factors, अभी ये भी एक एग्जाम्पल है. आप जो लोग आप पीते हो उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि दारू आप जब पीते हो समर में वो ज़्यादा असरदार रहता है देन योर विंटर में आप ज़्यादा पी पाते हो. Okay, next one is your emotional factors. So this is also one good factor, like the personality and behavior of a physician can be influenced by the effect of drug. Okay, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं किसी एक ट्रीटमेंट के लिए, सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट विच डॉक्टर इज बेस्ट इन द सिटी, राइट, एंड देन वी ऑफन गो फॉर अप्रोचिंग दैट डॉक्टर. सो यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपका इमोशनल फैक्टर्स. दूसरा चीज़ है कि आपका फिजिशियन जो है उसका बिहेवियर कैसा है एंड आपका उसके ऊपर फेथ है कि नहीं, वो भी एक चीज़ है. अब मान लीजिए जैसे आपका जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस होता है उन केसेस में आपका डॉक्टर का क्या बिहेवियर है, उस चीज़ के वजह से भी आपका मेडिकेशन का एफिकेसी आपका डिपेंड करता है बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ द फिजिशियन के ऊपर. उसके साथ आपका फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन मैन एंड रिक्वायर लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स. सो कुछ ड्रग्स में देखा गया है कि आपका जो फीमेल होता है उनके केसेस में लेस अमाउंट में चाहिए होता है देन योर मेल. अगेन इट हैज़ ऑल्सो बीन सीन दैट आपका जो प्लेसिबो ड्रग होता है उसमें भी आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट देखा गया है, लाइक इन द केस ऑफ योर एंजाइना पेक्टोरिस और ब्रोंकियल आस्थमा. अब प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो मतलब आपका डमी ड्रग होता है जिसमें मतलब एक टैबलेट है लेकिन उसमें आपका जो मेन जो थेराप्यूटिक एजेंट होता है वो नहीं रहता है. सो दोस आर योर नोन एज योर प्लेसिबोस. सो ऐसे भी एक चीज़ है, जैसे इस चीज़ को और एक ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका हेयर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, एंड आप चले गए किसी एक डॉक्टर के पास जिसके सर पे बाल नहीं है. सो फिर आप ऑब्वियसली अगर वो डॉक्टर ये बोलेगा कि आप ये ट्रीटमेंट लीजिए आपके बाल ठीक हो जाएंगे, ऑफकोर्स आपको उस चीज़ पे उतना फेथ नहीं होगा या फिर अंदर से वो बिलीफ नहीं आएगा, क्योंकि जिस फिजिशियन का खुद का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो इन सच केसेस आपका क्या होता है, आपका अगर अंदर से बिलीफ नहीं आता तो मेडिकेशन का जो इफेक्ट होता है वो भी कम जाता है. सो द नेक्स्ट वन इज योर प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस. अगर आपके बॉडी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है देन आपका जो डोज देना है या कौन सा डोज देना है या फिर देना है या नहीं देना या फिर कुछ और मेडिकेशन देना है, वो चीज़ इस चीज़ के ऊपर भी निर्भर करता है. जैसे आपका मान लीजिए आपका बहुत सारा ड्रग्स होता है जो आपका लीवर में मेटाबोलाइज होता है. सो इफ दोज ड्रग्स आर टू बी गिवन टू द पेशेंट एंड इफ दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ लीवर प्रॉब्लम और इंजरी, या फिर जैसे आपका लीवर सिरोसिस हो गया, तो इन सच केसेस आपका वो ड्रग का इफेक्ट जो है वो लंबी समय तक रह सकता है. यहाँ पे दिया हुआ है आपका बार्बिचुरेट्स एंड क्लोरप्रोमाजिन में प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग इफेक्ट इन पेशेंट हैविंग लिवर सिरोसिस. तो लिवर सिरोसिस इज अ डिजीज कंडीशन ऑफ लीवर. तो इन सच केसेस क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म वहाँ पे होना था तो वो स्लो हो जाएगा, तो आपका वो जो इफेक्ट होगा लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि स्लो मेटाबॉलिज्म होगा सो लंबे टाइम तक उसका असर रहेगा. अनदर एग्जाम्पल इज, अगर मान लीजिए आपका कुछ ड्रग्स है आपका किडनी से एक्सक्रीट हो रहा है, सो अगर किडनी में ही प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली एक्सक्रीशन स्लो होगा. अगर एक्सक्रीशन स्लो होगा दैट ड्रग विल बी देयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. So drugs like your streptomycin will become toxic for kidney if the patient's kidney is not working. वो drug आपका ज़्यादा टाइम तक आपके बॉडी में रहेगा. So basically that will lead to toxicity. So in such cases what you can do is go for alternative medication जो जिनका excretion वहाँ से ना होता हो. The next one is your accumulation. Accumulation जैसे simple terms accumulate होना मतलब एक साथ keep on building piling up. So cumulative effect occurs when rate of drug administration exceeds rate of elimination. मतलब आप जिस रेट से दे रहे हो उस रेट से आपका जा नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होगा. अभी जैसे मान लीजिए आप जितना खर्चा करते हो उससे ज़्यादा अगर आपका
इनकम है तो ऑब्वियसली आपके पास सेविंग ज़्यादा होगा। तो उसी सेम चीज़, या फिर आप बेसिन का एग्जांपल जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, हम लोग घर पे देख सकते हैं कि अगर आपका बेसिन का जो नली है, अगर वहाँ से पानी जितना जा रहा है उससे अगर ज़्यादा पानी आ रहा है, देन ऑब्वियसली देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन दैट, क्या बोलते हैं इसको, हाँ जो भी बोलते हैं आप जो देख रहे हैं वही बेसिन, हाँ तो उसको बेसिन में आपका पानी जम जाएगा। सो वो चीज़ हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, राइट। सो जितना अगर रेट सेम होगा, अगर जाने का रेट फास्ट होगा देन एक्यूमुलेशन नहीं होगा। सो बेसिकली वही चीज़ है। सो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑकर्स जब आपका रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देने का रेट अगर ज़्यादा होगा देन योर इलिमिनेशन ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन विल बी देयर। एग्जाम्पल के तौर पर आपका डिजिटलीज, एमिटिन एंड हैवी मेटल्स विच कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग इन योर बॉडी। द नेक्स्ट वन इज योर ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन अगेन आपका बहुत टाइप का होता है, जैसे आपका सिनर्जिज्म हो गया, एंटागोनिज्म हो गया, एडिटिव इफेक्ट हो गया। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं एंड इवन इन आई थिंक लास्ट ईयर जीपेट में भी एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। सो सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म एंड एडिटिव इफेक्ट, स्पेसिफिकली आपका जो एडिटिव इफेक्ट है एंड सिनर्जिज्म होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। एंटागोनिज्म, अब मान लीजिए मेरे पास दो ड्रग है, ठीक है। एंटागोनिज्म का मतलब है एक ड्रग दूसरे ड्रग का इफेक्ट को काट रहा है। सो ऐसा बहुत सारा ड्रग होता होगा, या फिर आपने डॉक्टर के पास गया होगा तो डॉक्टर बोलता होगा कि ये ड्रग के साथ ये ड्रग मत खाइए। सो बेसिकली मे बी वहाँ पे आपका एंटागोनिज्म इफेक्ट होने का चांसेस रहता है। एडिटिव इफेक्ट का मतलब है आपका, इफ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। If there is two numbers, say 2 and 3, if you add them, what do you get? You get 5, right? 2 plus 3 is 5. So that is known as your additive effect. मतलब आप जो ड्रग ले रहे हो, say you are taking drug A and drug B, so उन दोनों का जो आउटकम होगा, you will get the effect as combined effect, A plus B effect. लेकिन आपका जो सेम सिनर्जिज्म में क्या होता है, अगर आप 2 plus 3 ले रहे हो, just for understanding, अगर 2 plus 3 ले रहे हो, then you are getting more than 5. सो दैट इज बेसिकली योर सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में आपका जो कंबाइन इफेक्ट होता है, एडिटिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, आप दो ड्रग ले रहे हो उसका कंबाइन इफेक्ट मिल रहा है, इंडिविजुअल इफेक्ट का कंबाइन इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन सिनर्जिज्म में एडिटिव इफेक्ट से भी थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट मिल रहा है, मतलब जितना मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल रहा है। सो दैट इज बेसिकली योर सिनर्जिज्म। आपके एग्जाम के लिए ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल काम नहीं आएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज you can write these examples like your combination of procaine and adrenaline increases the duration of action of procaine, so that is a synergistic effect। मतलब आपका जो इंडिविजुअल इफेक्ट था प्रोकेन एंड एड्रेनालिन का, एक साथ देने से उसका थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ जाता है। देन योर एंटागोनिज्म, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वन गुड एग्जांपल। आपका जब एसिड पॉइजनिंग होता है तो उस केस में आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, आपका बेसिकली बेस होता है जिसके वजह से वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम दैट एसिड पॉइजनिंग। सो दैट इज योर एग्जांपल ऑफ योर एंटागोनिज्म। मतलब काटना बोलते हैं ना हम लोग, जहर को जहर काटता है या जो भी एग्जांपल होता है वैसा, मतलब एक दूसरे के असर को काट रहा है। देन योर एडिटिव इफेक्ट का एग्जांपल हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ योर एफेड्रिन एंड योर एमिनोफाइलिन टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा। उसके बाद आता है आपका इडियोसिंक्रेसी। ये भी एमसीक्यू के तौर पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स होता है किसी एक ड्रग के प्रति, मतलब हज़ारों में लाखों में वो सेम, जैसे आप पैरासीटामोल ले लीजिए, पैरासीटामोल का काम क्या होता है, टू गिव यू रिलीफ फ्रॉम फीवर और हाई टेम्परेचर, राइट, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कर देता है। सो इडियोसिंक्रेसी में क्या होता है, वो वाला असर नहीं दिखाता है एंड दिस विल नॉट बी कॉमन, मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है एंड दैट इज वाई इट इज डिफाइंड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स होता है, जो नॉर्मल रेस्पॉन्स होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल रिएक्शन। मतलब जो उसका नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो नहीं दिखता है, उसके अलावा कुछ और दिखता है, दैट इज नोन एज योर इडियोसिंक्रेसी। इसको ड्रग एलर्जी के नाम से भी जाना जाता है। फॉर योर टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट you can give this example, small dose of aspirin may cause gastric hemorrhage, ठीक है। so generally आपका एस्पिरिन का क्या काम होता है, पेन रिलीफ, राइट। so in rare cases it may also show gastric hemorrhage and that will be an extraordinary response, जो कि normally नहीं होता है। coming to the next one, that is your tolerance, tolerate, ये तो आपको पता ही होगा लिटरल टर्म टॉलरेट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, जैसे आप मान लीजिए
आपने देखा होगा अपने हॉस्टल लाइफ में फ्रेंड्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो कभी सुट्टा नहीं, सिगरेट नहीं फूकते राइट। ओके, सो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले नहीं फूकते, फिर दोस्तों से एक पफ लेते है ना, फिर धीरे धीरे आदत हो जाता है तो फिर दिन में एक मारते हैं, फिर ऐसा भी आपको देखने मिलेगा कि दिन में 2 3 4 एट अ टाइम ऐसा भी होगा आपका 2 3 पैकेट एक दिन में खत्म कर देते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में उसको थोड़ा से नशा हो जा रहा था, उसको जो संतुष्टि मिलना था थोड़ा अमाउंट में मिल जाता था, बट विद टाइम उसका बॉडी उस चीज़ को टॉलरेट करने लगता है एंड उसके वजह से उसका बॉडी को और चाहिए होता है ताकि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे सेम आपका दारू के केस में भी होता है, यू विल नो दैट व्हेन यू इनिशियली व्हेन यू ड्रिंक 30 ml और 60 ml आपको उसी में नशा हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको चाहिए होता है क्वार्टर, चाहिए होता है हाफ, चाहिए होता है। सो उसी चीज़ को बेसिकली हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, स्मोकर कैन टॉलरेट निकोटिन एन एल्कोहलिक कैन tolerate larger quantity of alcohol with time. So basically that is development of tolerance in your body. Then आपका आता है tachyphylaxis. When certain drugs are administered repeatedly at short intervals, the cell receptors get blocked up and pharmacological response to that particular drug is decreased. So basically ये case आपका tolerance से slightly different है। टॉलरेंस में क्या होता है, आप थोड़ा सा अगर डोज को बढ़ा देते हो देन बॉडी उसको उसके प्रति रेस्पॉन्स करने लगता है, बट इन केस ऑफ टैकीफाइलेक्सिस आप चाहे जितना भी बढ़ा लो, एक बार टैकीफाइलेक्सिस कंडीशन हो गया देन उसके बाद उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। बेसिकली इस केस में क्या होता है, हमारे बॉडी में कोई भी रेस्पॉन्स के लिए उसका रिसेप्टर बाइंडिंग ज़रूरी है। तो जब भी कोई ड्रग आपका शॉर्ट इंटरवल पे बहुत ही कम समय में बार बार दिया जाता है तो वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है। अगर रिसेप्टर ही रेस्पॉन्स नहीं करेगा देन ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। सो वही चीज़ को हम लोग टैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं। सो जैसे मैंने बताया ये इरिवर्सिबल होता है, यानी इसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप चाहे जितना भी इंक्रीज कर लो डोज को। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एफेड्रिन व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन रिपीटेड डोज, एफेड्रिन को जब हम रिपीटेड डोज में देते हैं इन शॉर्ट इंटरवल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, ये आपका बॉडी में इस ड्रग के प्रति रेस्पॉन्स कमा देता है ड्यू टू टैकीफाइलेक्सिस। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द थियोरेटिकल पोर्शन रिगार्डिंग पोसोलॉजी एंड योर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस पोसोलॉजी। विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व, हाउ टू डू डोज कैलकुलेशन, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर exam point of view as well as from GPAT point of view. So after discussion of your this numericals, we'll discuss some MCQs, some important MCQs from this chapter. That was all from my end. Thank you.